कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझेंगे कि कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है, मैं कहता हूं दो अलग अलग एंटिटी है। मान लीजिए एक है ए कंपनी ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब ए कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैं एक बार बोल देता हूं बैलेंस शीट। तो जब ये ए कंपनी बैलेंस शीट बना रही है तो इसमें एज असेट एंड लायबिलिटी तो आएंगे ही आएंगे, साथ में बीज असेट एंड लायबिलिटी भी आएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, या इसको हम बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ए अपने खुद के अकाउंट्स तो बना ही रहा है, उसी अपने खुद के अकाउंट्स में वो बी के अकाउंट्स को भी मर्ज करके दिखा रहा है। डेट विल कॉल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं कहता हूं कि साहब मैं ए लिमिटेड, मैं अपने अकाउंट्स तो बना ही रहा हूं, मैंने आपको अपनी बैलेंस शीट दिखा दी, ठीक है। अब आप मुझे क्या कहते हो? आप अपनी ही बैलेंस शीट के अंदर मुझे बी की बैलेंस शीट को और मर्ज करके दिखा दो कि आपकी बैलेंस शीट देखने से ए की असेट लायबिलिटी भी दिखाई दे जाए और बी की असेट लायबिलिटी भी दिखाई दे जाए। तो वो जो बैलेंस शीट, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे, वो क्या कहलाता है? वो कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स कहलाता है कि हमने ए और बी दोनों के अकाउंट्स को क्या कर दिया? कंसोलिडेट कर दिया। दोनों के अकाउंट को क्या कर दिया? एक जगह पे दिखा दिया। ओके साहब, कोई दिक्कत नहीं है? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, क्या ये क्लियर है? क्या आपको कंसोलिडेशन के बारे में बोल सकते हो कि कंसोलिडेशन क्या है? जब बोले एक कंपनी अपने साथ दूसरी कंपनी के अकाउंट्स को भी मर्ज करके दिखाती है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। अब क्या ऐसे ही किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मर्ज करके दिखा सकते हैं क्या? क्या ऐसे ही किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को मर्ज करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं सर, इसके लिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी, इसके लिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन होना, इसके लिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन होना जरूरी है। एक साथ कंसोलिडेशन करने के लिए होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन होना जरूरी है। क्या कोई मुझे आप में से बता सकता है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? क्या कोई बता सकता है क्या? क्या कोई बता सकता है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? कोई तो बताए, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? आपने होल्डिंग कंपनी के बारे में सुना है?
व्हेन ए कंपनी होल्ड शेयर ऑफ अनदर कंपनी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। अरे वाह, मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं, वो मैंने अपनी कंपनी के नाम से खरीद रखे हैं, तो क्या मैं रिलायंस की होल्डिंग कंपनी हो गया? एंड अदर इज सब होल्डिंग कंपनीज डेट विच हेल्ड मेजर शेयर होल्डिंग। हाँ ठीक है, मैं कहता हूं साहब मेरे पास रिलायंस के 25% शेयर है, मैं होल्डिंग हो गया। देखो, अगर हम कंपनीज एक्ट पे जाते हैं, अगर हम कंपनीज एक्ट पे जाते हैं तो कंपनीज एक्ट हमें क्या कहता है कि 50 मोर देन 50% इक्विटी शेयर होल्ड्स मोर देन 50% इक्विटी शेयर, ये बात हमें कहता है कंपनीज एक्ट। प्लस सॉरी और राइट टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखो दो चीजें, या तो मेरे पास सामने वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 50% या उससे 50% से ज्यादा शेयर हो, ठीक है, 50% से ज्यादा, तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है। या फिर उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको कंपोज करने का मतलब उसमें डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, रिमूव करने का, डायरेक्शन देने का राइट मेरे पास हो, तो इसका मतलब मैं उस कंपनी को कंट्रोल करता हूं। तो ये दो कंडीशन अगर पूरी होती है या दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होती है तो उसे होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। जिस कंपनी के पास राइट है या जिस कंपनी के पास 50% शेयर है वो होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी और दूसरी कंपनी सब्सिडरी कंपनी मानी जाएगी। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन हम होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन को, ठीक है ये तो इनकॉर्पोरेटेड है ही है, हम उस डेफिनेशन को थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। देखो जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता था तब तक हम इस डेफिनेशन को इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि कंपनीज एक्ट भी इंडिया का है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इंडिया के थे, तो हम सेम कॉन्सेप्ट में इस बात को पढ़ा करते थे क्योंकि सेम लैंग्वेज थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के थे, कंपनीज एक्ट इंडिया का था, तो हम सेम लैंग्वेज में ही इस बात को हमने कॉपी पेस्ट कर रखा था। लेकिन जब से इंड एएस अप्लाई हुआ है तो वो किसके जैसा था? वो तो आईएफआरएस के जैसा है, मतलब फॉरेन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो अब थोड़ी सी डेफिनेशन, ठीक है ये तो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेटेड है, हम हमारे कंपनीज एक्ट को वोलेट नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझाने का तरीका उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। आप समझे? क्या कहते हैं? होल्डिंग कंपनी इज हैविंग फर्स्ट वर्ड, ये कहते हैं कि होल्डिंग कंपनी उस कंपनी को माना जाएगा जिसके पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, जिसके पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल है। ठीक है साहब। सेकंड पावर है, इनको समझेंगे। तीसरा उसके पास उस दूसरी कंपनी से रिटर्न्स आते हैं, उसके पास उस दूसरी कंपनी से रिटर्न आते हैं, मतलब वो कमाती है और आता मेरे पास है। ठीक है, अब इस बात को समझें। कंट्रोल,
कंट्रोल कहां से आया? बोले पहला कंट्रोल आया वोटिंग राइट से कि साहब मेरे पास वोटिंग राइट कहां से आता है? इक्विटी शेयर से। अब अगर मेरे पास 50%, सॉरी, अगर मेरे पास मोर देन 50%, अगर मेरे पास मोर देन 50% शेयर है, तब तो भैया वोटिंग राइट पे सारा कंट्रोल ही मेरा है, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह सकता हूं इस कंपनी में मेरा कंट्रोल है, जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। क्या ऐसा कह सकता या नहीं कह सकता? क्या उस कंपनी का अकेला मालिक मैं हूं या नहीं हूं? अब तो मैं यही कह सकता हूं ना, जैसा मैं चलाऊंगा वैसे ही काम चलेगा, क्योंकि मेरे अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता। मेरे अगेंस्ट तो कोई सिंपल रिजोल्यूशन भी पास नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 50% से ज्यादा ओनरशिप है, मेरे पास 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बात में? बेटा जल्दी से बताओ, क्या इस बात में कोई दिक्कत है कि कंट्रोल वोटिंग राइट से आ गया? हाँ, क्या लिखा? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कंट्रोल पावर से भी आता है, कंट्रोल पावर से भी आता है। कैसे? समझिए, मान लीजिए मेरे पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, मेरे पास क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू अपॉइंट, टू रिमूव, टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी। तो भैया पावर है, पावर कहां से आया? इस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से। क्या कंपनी को मैनेज में कर रहा है या नहीं कर रहा? कंपनी किसके कंट्रोल में है? कंपनी किसके कंट्रोल में? अब देखो, है पावर, लेकिन पावर के साथ क्या है? कंट्रोल। कंट्रोल कहां से आ गया? ये इसका ही पार्ट है, बट हमें 3 अलग अलग वर्ड समझाए हुए हैं कि कंट्रोल आ जाए पावर से। तो पावर क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। किस चीज का पावर है मेरे पास? एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। सारे लोगों ने जब कंपनी के आर्टिकल्स तैयार किए गए थे, तो मुझे एक राइट दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसमें मैं एक पार्टी था कि साहब इस पर्सन को राइट है या इस कंपनी को राइट है कि ये हमारी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, सारे काम इसी को देखने हैं। तो अब कंट्रोल किसका चलेगा? लेकिन कंट्रोल क्या वोटिंग राइट से आया है क्या? नहीं आया। कंट्रोल किससे आया है? कंट्रोल आया है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट से, दैट इज नॉन एज पावर। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की बात करूं। एक पर्सन है जिसके पास वोटिंग राइट है 40%, एक पर्सन है जिसके पास वोटिंग राइट है 40%, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एक बात बताओ, क्या उसके पास कंट्रोल है या नहीं है? क्या उसके पास कंट्रोल है या नहीं है? फटाफट से जवाब दें। कंट्रोल है। कंट्रोल किसकी वजह से है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की वजह से। हमने मान लिया वोटिंग राइट तो है ही है, लेकिन कंट्रोल किसकी वजह से आएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की वजह से आएगा। ओके, ठीक है साहब। तीसरा, रिटर्न्स। किस चीज का रिटर्न? बोले अब ये पावर का पार्ट होता है, जो रिटर्न होता है वो पावर का पार्ट होता है। बोले पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज करना,
द रिटर्न्स ऑफ सब्सिडरी, कि मेरे पास ऐसा पावर है कि जिससे मैं सब्सिडरी के रिटर्न्स चेंज कर सकता हूं। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैं सब्सिडरी का बिजनेस इस तरह से करूंगा, मैं ऐसे डिसीजन लूंगा जिससे कि उसका होने वाला प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, या तो मेरे डिसीजन से प्रॉफिट कम हो जाएगा या मेरे डिसीजन से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो किसके डिसीजन से हो रहा है, वो मेरे डिसीजन से हो रहा है। मतलब उसको अल्टीमेटली कंपनी किसके लिए चलती है, टू अर्न प्रॉफिट। तो उस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है, इसका मतलब कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं किसके थ्रू, रिटर्न्स। और समझिए रिटर्न में एक बात और समझिए, पावर टू वेरिएबल चेंज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। साहब मेरा प्रॉफिट भी चेंज होता है क्योंकि सब्सिडरी का ऑनर मैं हूं, चाहे 10%, 20%, 50%, या ऑनर नहीं हूं तो भी मेरे पास कोई ऐसा पावर है कि जिससे सब्सिडरी से मुझे होने वाला प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। सब्सिडरी की कमाई बढ़ेगी तो मेरी कमाई भी बढ़ेगी, सब्सिडरी की कमाई कम होगी तो मेरी कमाई भी बढ़ेगी, सॉरी कम हो जाएगी। डेट इज, तो या तो सब्सिडरी के थ्रू मैं सब्सिडरी का प्रॉफिट चेंज करने का पावर रखता हूं, या सब्सिडरी के थ्रू सब्सिडरी में मैं ऐसे डिसीजंस लूं जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो वो भी क्या कहलाता है, इसका मतलब मैं सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहा हूं। तो तीन चीजें होल्डिंग कंपनी का मतलब, और इन तीनों केस में अगर किसी भी जगह ये साबित हो जाए कि आपके पास कंट्रोल है, चाहे वो वोटिंग राइट की वजह से है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की वजह से है, चाहे वो रिटर्न्स की वजह से है, तीनों में से किसी भी चीज की वजह से अगर ये साबित हो जाता है कि कंट्रोल आपके पास है, तो फिर आपको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सर क्या हमें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ही बनाने पड़ेंगे या अपने खुद के भी बनाने पड़ेंगे? मैं कहता हूं बेटा मेरे खुद के तो मुझे अलग से बनाने ही बनाने हैं, लेकिन एक अकाउंट मेरे खुद के और सब्सिडरी के दोनों के जोड़ के भी बनाने हैं। एक अकाउंट मेरा खुद का और सब्सिडरी का दोनों का ऐड करके भी बनाना है। ओके, क्या कोई कंफ्यूजन है बेटा? पक्का से जल्दी से बताएं और आगे बढ़ें। जल्दी से बताएं। क्लियर है सर? गौरांग कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? हर्ष क्लियर है सर? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप मुझे आंसर बताइएगा कि क्या कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल से आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, उन एग्जांपल से आप मुझे ये बताइएगा कि कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल है तो किस वजह से है। कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है, और कंट्रोल है तो किस वजह से है। ओके, लीगल रिक्वायरमेंट है, अंतिमा लीगल रिक्वायरमेंट है। कंपनीज एक्ट बोलता है अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो आपको सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे कंसोलिडेटेड। सेबी बोलता है कि कंसोलिडेट, अगर आप होल्डिंग कंपनी है
तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाइए। किसके हिसाब से बनाइए? इंड एस के हिसाब से बनाइए। अब इंड एस ने सारे प्रोसेस बता दी कि कैसे कैसे बनाना है। तो इंड एस में प्रोसेस लिखी हुई है, जबकि सेबी और कंपनीज एक्ट में उसे मैंडेटरी किया गया है। जब कंपनीज एक्ट 1956 था तब उसमें मैंडेटरी नहीं था, उसमें केवल सेबी की वजह से बनाना पड़ता था। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है तो सेबी और कंपनीज एक्ट दोनों की वजह से हमें कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। इंडिया में बिना कंपल्सन के कोई काम हो ही नहीं सकता। जब तक आप कंपल्सरी नहीं कर देंगे तब तक कोई काम नहीं हो सकता। जब तक सब लोगों को डंडे मार मार के घर पे रखा जाता था तभी सब घर पे रहते थे, अब कोई नहीं रहता, सब बाजार में घूमते हैं। ठीक है, तो इंडिया में एक ही तरीका है, आपको कंपल्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। एग्जाम्पल बताऊं? ओके अंतिमा, आगे बढ़े। हाँ सर, देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास 48% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के। ए लिमिटेड होल्ड्स 48% शेयर ऑफ बी लिमिटेड। अकेले ए लिमिटेड के पास 52% शेयर होल्ड बाय thousands of people not more than 1% each। एक कंपनी है बी लिमिटेड, उसके 48% शेयर मेरे पास है और जो बचे हुए 52% शेयर है वो हजारों लोगों के पास है। कोई भी उनमें से ऐसा आदमी नहीं है, उनमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास 1% से भी ज्यादा शेयर हो। किसी के पास 0.5 है, किसी के पास 0.3% है, किसी के पास 1% है, किसी के पास 0.7% है। मेरे पास 48 शेयर है और बाकी इतने सारे लोग हैं किसी के पास एक भी पूरा नहीं है। कहने का मतलब 1% भी पूरा नहीं है। आप बताइए क्या ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का कंट्रोल है? क्या है? तो किस वजह से? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जल्दी से बताएं। गौरांग कह रहा है सर कंट्रोल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ गौरांग, बी कंपनी को चलाता कौन होगा? बी कंपनी को चलाता कौन होगा? है क्योंकि अकेला मालिक है पावर की वजह से। अब पावर तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वाला तो है नहीं, पावर कौन सा है? वोटिंग राइट वाला, क्योंकि वो कोई भी काम सोचता है और 48 शेयर तो खुद ही डाल देता है कि काम ऐसे होना चाहिए। अब बाकी के 2% तो उसके साथ आ ही जाते हैं, बाकी के 52 इंडिपेंडेंट लोग हैं, 2% तो उसके साथ आ जाएंगे। सोच के देखिए 100 पार्टी और 100 सीटें होती है, अगर उसमें से 48 सीट्स किसी एक पार्टी ने जीत ली और बाकी किसी के पास एक, किसी के पास 2 हैं, तो कोई ना कोई 2 तो उसके साथ मिल ही जाएंगे, तो उसका काम तो हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि साहब इसका आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, मैं अभी केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि कंट्रोल है। किस वजह से है? बोले साइज ऑफ शेयर होल्डिंग, मैं इसको प्रॉपर लिखता हूं, एब्सोल्यूट साइज ऑफ शेयर होल्डिंग एंड साइज ऑफ इसको ऐसे लिख दो, रिलेटिव साइज
रिलेटिव साइज ऑफ अदर्स शेयर होल्डिंग। भाई मैं तो इतना जानता हूं कि बाकी के 52 लोगों के पास भी एक एक परसेंट है, तो क्या मेरे साथ कोई नहीं आएगा? बाकी के सब 52 के 52 एक साथ हो जाएंगे क्या? बाकी के 52 के 52 की राय एक जैसी है और मैं अलग, क्या वो 52 के 2 एक साथ हो सकते हैं क्या? मान लीजिए उसमें से 40 एक जैसे हैं तो भी मेरे से ज्यादा नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। तो हम कहेंगे आंसर क्या देंगे कि मेरे पास कंट्रोल है किसकी वजह से? एब्सोल्यूट साइज ऑफ माय शेयर होल्डिंग। मेरी शेयर होल्डिंग की एब्सोल्यूट साइज इतनी है कि बाकी के सारे लोग मिल नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिलेटिव साइज ऐसी है, सब एक एक परसेंट वाले हैं। तो कंट्रोल किसका रहेगा? मेरा रहेगा। तो आंसर क्या देंगे? कंट्रोल हैव टू ए लिमिटेड ड्यू टू एब्सोल्यूट साइज ऑफ ए लिमिटेड शेयर होल्डिंग एंड रिलेटिव साइज ऑफ अदर शेयर होल्डिंग। डन। इसका मतलब ए लिमिटेड को कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब ए लिमिटेड को कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, दूसरा एग्जांपल दे दूं? कंटिन्यू करें? दूसरा एग्जांपल फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो। आगे के एग्जांपल पे चलें। यस सर। अब ये कहता है कि ए लिमिटेड के पास 40% शेयर है। किसमें? बी लिमिटेड में। और ये कहता है 12 अदर पर्सन, मैं यहां लिखता हूं 12 अदर पर्सन होल्ड 5% ईच। 12 अदर पर्सन होल्ड 5% ईच। अब बताएं साहब, अब कुछ लोग कहेंगे सर 12 लोग तो मिल सकते हैं। मैंने कहा हां, तो मैंने इसके साथ में एक चीज प्लस कर दी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू मैनेज द एक्टिविटी ऑफ कंपनी। ये लीजिए साहब। अब बताइए क्या ए के पास कंट्रोल है या नहीं है? देखो, ए की शेयर होल्डिंग तो 40% है, बाकी 5% कंट्रोल है। किस वजह से कंट्रोल है निकिता? कंट्रोल किस वजह से है? कंट्रोल किस वजह से है? क्या शेयर होल्डिंग की वजह से है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की वजह से है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। हम आंसर क्या देंगे कि एज शेयर होल्डिंग, ए हैज ए कंट्रोल बट एज शेयर होल्डिंग इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ कंट्रोल। ए की शेयर होल्डिंग कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, बट इन एडिशन टू शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट डिसाइड्स, contractual right decides that A have control over the affairs of the company. Hence A should prepare consolidated balance sheet. यहां भी A क्या बनाएगा? consolidated accounts बनाएगा। चलिए साहब, एग्जाम्पल क्लियर है? अगले एग्जाम्पल पे चलें। मैं आपको बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूं, अलग अलग। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलें। फटाफट बताएं बेटा, आगे चलें, जल्दी से बताएं। यस सर, चलिए।
देखिए तीसरा एग्जांपल, ए लिमिटेड के पास 45% शेयर है बी लिमिटेड की। 2 पर्सन 26% ईच। दो लोग ऐसे हैं जिनके पास 26% और 26% शेयर है, और 3 पर्सन 1% ईच। तो इनका टोटल हो गया 55, इसका टोटल हो गया 45। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है। क्या ए के पास कंट्रोल है या नहीं है, जल्दी बताइए। क्या ए के पास कंट्रोल है या नहीं है, जल्दी बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, जल्दी बताइए। देखो, क्या ए को किसी काम को करने से रोकने के लिए इन 5 लोगों को मिलने की जरूरत है क्या? नहीं। जैसे ही ये ऊपर वाले दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, ए का काम नहीं हो पाएगा। जैसे ए चाहता है मिस्टर एक्स पर्सन को डायरेक्टर बना दिया जाए, ये दोनों मिलके कहेंगे नहीं बनाना। अब इन दोनों का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 52। अब नहीं बना सकते साहब, आपके पास कोई अलग से राइट भी नहीं है और आपके वोट भी इतने नहीं है कि आप बना सकते हो। तो केवल और केवल ए को प्रिवेंट करने के लिए इन 2 पर्सन का एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। तो केवल 2 लोग मिलके भी ए को किसी काम को करने से रोक सकते हैं। तो हम आंसर क्या देंगे? ए डज नॉट हैव कंट्रोल ड्यू टू size of age shareholding and size of relative shareholding. That is, only 2 persons cooperate each other to prevent A from doing any activity. तो केवल और केवल 2 लोग मिलके भी ए को किसी काम को करने से रोक सकते हैं। तो ए के पास कंट्रोल नहीं है। डन? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई कंफ्यूजन है? सभी लोग बता दें। ठीक है सर, कल अपन इसको आगे करेंगे।